Now let us focus on the application of a CFT. मैं आपको कल से CFT पढ़ा रहा हूं, तो अब आपको एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता हूं. तो एप्लीकेशन ऑफ CFT. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट यू हैव ऑलरेडी रेड. कल मैंने आपको काफी प्रैक्टिस कराया था T2G में और EG में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. दैट डज डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट यू हैव. जैसा कि आज भी मैंने आपको बताया कि आपका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर वहां पर जो है अबाउ का नियम जो है वो फॉलो नहीं, अबाउ का नियम जो है वहां पर फॉलो नहीं होगा. वहां पे कम एनर्जी वाला भरेगा, उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाला भी भर जाएगा. मतलब पूरे रूप से मतलब ऊपर वाले एनर्जी वाले में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि पेयर अप एनर्जी ज्यादा है. अबाउ का प्रिंसिपल यदि आप देखो तो उसमें बोलता है पहले कम एनर्जी वाला पूरा भरेगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला भरेगा. पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे क्या हो रहा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो नियम जो है वो नहीं फॉलो हो रहा है. क्यों? क्योंकि पहले कम एनर्जी वाला पूरा नहीं भर पाएगा, उसके पहले ही ऊपर वाला जो है वो भरना शुरू हो जाएगा. ऊपर वाला भरना शुरू हो जाएगा. और इससे पहले मैंने आपको जब ये सेंटेंस बोला तो मैंने आपको ये बोला है कि अबाउ के नियम के अनुसार होगा. बट अबाउ के नियम के अनुसार हो रहा है, बट अबाउ का जो नियम है, अबाउ का जो रूल है, उसको ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है. क्योंकि अबाउ का रूल तो ये बोलता है पहले कम एनर्जी वाला भरो फिर ज्यादा एनर्जी वाला भरो. पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कम एनर्जी वाला भर रहा है और उसके तुरंत बाद जो है ज्यादा एनर्जी वाला भी भर रहा है. मतलब वो ये नहीं कर रहा है कम एनर्जी वाला पूरा भरे उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला भरना शुरू. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन the kind of the ligands that are involved in formation of complex. If it is a strong field ligand, then above rule is followed. If it is a weak field ligand, then the above rule is not followed. Now, so electronic configuration वाला point हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज ही डिस्कस किया है. फिर magnetic moment. Again, magnetic moment you can find out कैसे पता लगा सकते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगेन टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट इज इजी बिकॉज बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल कम टू नो अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट. एंड वंस यू कम टू नो अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन यू नो अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट. जैसा कि कल आपने कैलकुलेट किया था, तो कल आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उस समय आपने स्पिन कैलकुलेट किया था और वहां पे टोटल स्पिन वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. और यदि वहीं पे आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेते तो मैग्नेटिक मोमेंट वाज अंडर रूट ऑफ n into n plus 2. तो वहां पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी मिल जाता. सो बाय दिस यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इन्वॉल्व्ड. एंड थर्ड पॉइंट अगेन द सेम, टोटल स्पिन कैन बी कैलकुलेटेड. टोटल स्पिन कैन बी कैलकुलेटेड. जैसा कि कल आपने स्पिन कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. So that is how you calculate the total spin as well. Now comes one more important thing, and that is the color of the complex. Color. So how this color comes, that is a main thing. मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी पहले और आपको पता भी होना चाहिए. देयर इज अ टर्म कॉल्ड है डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन. तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन. is due to डी ट्रांजिशन. द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन. इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है काफी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यों आता है. तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन. नाउ यू सी दिस, मतलब जहां तक डी ट्रांजिशन का सवाल है, क्या होता है कि एक लिगेंड ने अप्रोच किया, ये था डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जो है सॉरी ये था डी सबशेल और डी सबशेल जो है मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हुए बना रहा हूं. यहाँ पे वो दो भाग में टूट गया और वो दो भाग क्या क्या थे? एक्सियल और ऑर्बिटल दो कॉम्प्लेक्सेस
ये था, इसका नाम था Eg और इसका नाम था T2G। अब क्या होगा कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले एरिया से, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से उछल के ऊपर वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी विल एक्साइट एंड गो अप टू दिस लेवल, इस लेवल तक आएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। बल्कि ये रह नीचे सकता है पर आपने उसको एनर्जी देकर के ऊपर पहुंचा दिया। जैसे ही आप उस एनर्जी का स्रोत हटाओगे, उस एनर्जी का सोर्स हटाओगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेट में आएगा। और जब वापस अपनी स्टेट में आएगा तो आते हुए वो कलर को जो है वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अपनी एक वेवलेंथ होगी और वो वेवलेंथ यदि आपके विजुअल स्पेक्ट्रम में पड़ रही है तो वो आपको कलर के रूप में दिखाई देगा। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो एनर्जी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और जब एनर्जी को आप हटा रहे हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और नीचे आने पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इमिट करेगा जो कि आपको कलर के रूप में दिखाई देगी। सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर कलर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स and that is DD transition. Of course, this is not only the reason, there are other reasons as well which are responsible for the color. जो मैं आपको D block पढ़ाते हुए पढ़ाऊंगा, there are three reasons basically for the color that are there. One is polarization, the other is DD transition, and one more is charge transfer. So there are three reasons which are responsible for the color. But अभी फिलहाल यहाँ पर color के लिए जो reason मैं आपको बता रहा हूँ, that is DD transition. So what you can write in this is that in presence of ligands, the splitting of D subshell occurs. In presence of ligands, the splitting of D subshell occurs. For example, in case of octahedral complex, for example, in case of octahedral complex, the orbital gets divided into two types. EG bracket में लिखना less energy और EG bracket में लिखना more energy, then T2G bracket में लिखना less energy. Now if there is one unpaired electron, if there is one electron present in T2G and it is excited to EG, one electron is present in T2G and it is excited to EG, when the source of energy is removed, the electron comes back to T2G. During this time, it evolves electromagnetic radiation which are visible in form of electromagnetic radiation which are responsible for the color, and the process is called as DD transition, Now we will take on the last part of this chapter, that is isomerism. जहाँ तक IIT JEE के सिलेबस का सवाल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आई हैव नॉट सीन इन दैट सिलेबस में मेंशन करते हुए मैंने अभी तक तो नहीं देखा है जितना मैंने सिलेबस देखा है उसमें, बट स्टिल वी विल डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलोंग विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वहीं पे हम समझते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी कुछ चीजें समझ चुके हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उसी के आधार पर आप बहुत आसानी के साथ में इधर देख सकते हो। थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली सोचना पड़ेगा आपको, तो आपको सोचने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी एज फार एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कंसर्न।
अभी तक जो क्वेश्चन है जो देखे गए वो क्वेश्चन जनरली जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे ज्यादा है और सिस ट्रांस पे, क्योंकि ये दो चीजें जो है जेई के सिलेबस में एकदम अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि सिस ट्रांस और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म ये सब जो है वो पूछेंगे, तो ऑब्वियसली मतलब उस पार्ट से जो है क्वेश्चन ज्यादा अभी तक दिखाई दे। नाउ सी दिस आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, molecular formula is same but structural formula is different, but structural formula is different, then it is isomer। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, नहीं तो आप बोलोगे कि फिर सर स्टीरियो आइसोमर्स के केस में तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, बट कायदे से बोले तो वो स्ट्रक्चर शब्द का वहां पर भी प्रयोग करना सही बात नहीं है। स्ट्रक्चर तो एक्चुअली एब्सोल्यूटनेस में जाए तो स्ट्रक्चर तो सभी का अलग होता है, भले स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो तो भी स्ट्रक्चर तो कुछ हद तक अलग हुआ ही हुआ, तो वहां पर भी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर करके शब्द का प्रयोग करते हैं। लेट अस कम बैक टू दिस वन, मतलब जो एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो ऐसा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज different. Now based on this the isomers are divided into two parts. Number one structural isomers, structural isomer वही, अब many books are writing it structural isomer, मतलब ठीक है यदि एग्जाम में आता है तो आप मान लें उसको, बाकी जो है कुछ किताबें ये भी लिखती है कि ये शब्द का प्रयोग करना सही नहीं है, इसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर शब्द का प्रयोग करना ज्यादा सही बात है। बट सिंस टिल नाउ द इन लिटरेचर दिस वर्ड इज बीन यूज्ड इनफ, सो देयरफॉर यू विल आल्सो रिमेंबर दिस वर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर की यदि आप बहुत ज्यादा करेक्टनेस में जानना चाहते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर को स्ट्रक्चर मानना चाहते हो वर्ड को, तो उस केस में फिर आप स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो, व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज आल्सो सेम बट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज different. Now structural isomer and the second one is stereo isomer. Stereo isomers, यहां पर मेनली मैं स्टीरियो आइसोमर्स को दो भाग में बांटूंगा, दैट इज इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां पर कई प्रकार के हो जाते हैं। So we will discuss one by one. Ionization, isomerism, linkage, isomerism, hydration, isomerism, then coordination and polymerization isomerism. Coordination, isomerism, and one more is polymerization isomerism. So here it is. Structural isomers are divided into ionization, linkage, hydration, coordination, polymerization, और स्टीरियो आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर में बांट देते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but the ions formed
on ionization are different. The ions formed on ionization are different. तो इसको हम बोलते हैं ionization isomerism. Ionization isomerism के अंदर molecular formula is same, but the ions formed on ionization are different. लिख ले पहले. जैसे कि एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, Cu NH3 4 NH3 5 sulfate Br Cu NH3 5 Br sulfate. Now there are the two different examples. यहां यदि आप आयनाइजेशन करोगे तो दो आयन जो आपको प्राप्त होंगे वो ये कॉम्प्लेक्स और एक Br नेगेटिव, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स और सल्फेट प्राप्त होगा, तो डिफरेंट आयन्स आपको मिलेंगे. इसको टेस्ट करने के लिए आप AgNO3 के साथ इसको मिला दो. जब AgNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे AgBr मिल जाएगा, दैट इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, और पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, विच इज feebly soluble in अमोनियम हाइड्रोक्साइड. NH4OH के अंदर कम soluble होता है. AgCl is more soluble in ammonium hydroxide. AgI is not soluble in ammonium hydroxide. Now CuNH3 5Br sulfate, इसकी रिएक्शन आप मान लो आपने BaCl2 के साथ करा दिया, तो BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बन जाएगा, एंड BaSO4 इज white precipitate बन जाएगा, which is not soluble in water. white precipitate बन जाएगा जो कि BaSO4 बेरियम सल्फेट वाटर के अंदर soluble नहीं होता है. यदि आप पढ़ोगे जब चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पर जब आप सॉल्युबिलिटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा बेरियम सल्फेट जो है उसके सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर नहीं होती है. इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लेस एंड लेटेस्ट एनर्जी इज क्वाइट हाई. Therefore, the solubility in water will be less. Barium sulfate white precipitate is formed which is not soluble in water. यहाँ पे AgBr pale yellow precipitate is formed which is slightly soluble or which is less soluble in ammonium hydroxide. Actually क्या होता है, दो precipitate होते हैं AgI और AgBr, और AgI जो होता है वो येलो कलर में होता है जबकि AgBr pale yellow कलर में होता है. Basically both are yellow color, मतलब so if some kind of confusion arises then सॉल्युबल करो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. AgI अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल नहीं घुलता है, जबकि AgBr जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर थोड़ा बहुत घुलेगा या फिर स्लोली घुलेगा, पर घुलेगा, जबकि AgI नहीं घुलेगा. सो दिस इज हाउ यू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन AgI एंड AgBr दैट वी विल रीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. नाउ इसके बाद हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म. हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. मतलब वाटर मॉलिक्यूल कभी लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव करता है. इस कारण हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है. मतलब एक एग्जांपल में द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, but the isomer arises due to behavior of H2O. Sometimes it behaves as a water of crystallization, at the other time it behaves as a ligand. So you can write that hydration isomerism molecular formula is same, but isomer arises as a result of
different behavior of H2O when it sometimes behaves as water of crystallization while at other time it behaves as ligand. जैसे कि CO H2O Cl3 and CO H2O 5 Cl Cl2 H2. So here in this example, in the first example, the water is only behaving like a ligand, whereas in the second example the water is behaving both like ligand and water of crystallization. ये water of crystallization की तरह भी behave कर रहा है. इसके अलावा आप इसमें और भी एग्जाम्पल बना सकते हो जहां आप और Cl को अंदर की ओर ले आओ. CO H2O 4 Cl और इधर कर दो Cl and now comes the third one, that is linkage isomerism. जहां तक लिंकेज आइसोमेरिज्म का सवाल है, molecular formula is same, but difference is due to molecular formula is same, but the difference is due to different behavior of ambident ligand, or difference is due to the site of attachment. Difference is due to site of attachment of ambident ligand. यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है. एम्बिडेंट लिगेंड ऐसा होता है जिसमें एक ही लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट होते हैं, दो अलग अलग साइट से वो डोनेट कर सकता है. दो अलग अलग एटम्स होने चाहिए, पर वो दो डोनर मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर साइट्स होनी चाहिए. दैट वेव्स ऐसा एम्बिडेंट लिगेंड. जैसे कि यदि मैं बात करूं CuNH3 होल 5 CN और यहां पर एक Cl लिख देता हूं, यहां पर CuNH3 होल 5 NC और यहां पे Cl लिख देता हूं. तो यहां पे एक बार अटैचमेंट कार्बन के साइड से है साइनाइड का, और दूसरी बार अटैचमेंट जो है वो दूसरे साइड से है, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो इट इज बिहेविंग लाइक अ एम्बिडेंट लिगेंड है और दो अलग अलग साइड से डोनेट कर रहा है लोन पेयर को. इट इज एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. ऐसे ही नाइट्रो का, और ऐसे ही जो है नाइट्रो का कभी O से डोनेट होता है, कभी N से डोनेट होता है, और इस केस में हम इसको जो है वो O नाइट्रो और N नाइट्रो करके रिप्रेजेंट करते हैं जब हम नाम लिखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में. इसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
का मतलब क्या है? तो लिखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is shown by those compounds. This type of isomerism is shown by those compounds which consist of both. This type of isomerism is shown by those compounds which consist of both cationic complex and anionic complex, which consist of both cationic and anionic complex. नीचे लाइन में लिखना, the molecular formula is same but difference is due to exchange of ligands, but difference is due to exchange of ligands between both cationic and anionic part. Exchange of ligands between both cationic and anionic part. जैसे कि Cu NH3 और PtCl4, ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास दोनों पार्ट हैं, इसमें कैटायनिक पार्ट भी है मेरे पास और इसमें एनायनिक पार्ट भी है। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, आप किस तरीके से इसमें चार्जेस लगाओगे, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दोगे और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। इसका नाम लिखना आप पहले भी जान चुके हो। अब क्या होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। जैसे एक अमोनिया उधर पहुंचा दूं तो हो जाएगा NH3 थ्राइस और एक Cl, और यहां पे हो जाएगा Pt Cl3 और एक अमोनिया। So there has been an exchange of ligands. So they are example of coordination isomerism. एग्जाम्पल को आप फर्दर और भी खींच सकते हो, इधर Cu लगा दिया, इधर अमोनिया ट्वाइस और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे Pt Cl2 और अमोनिया होल ट्वाइस लाइक दिस। यदि आप इसको यूं कर लें, इसके बाद आप फर्दर और भी बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देयर इज वन मोर, that is polymerization isomerism। जहां तक polymerization isomerism का सवाल है, polymerization isomerism is not a true kind of isomerism because isomer की जो definition है उसको ये qualify नहीं कर पाता है। जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है, आइसोमर की वो डेफिनेशन ये होती है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में ऑब्वियसली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू द सेम। क्लियर? तो लिख लो तुम इसको, द पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म डज नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म since the molecular formula changes. Since the molecular formula changes. Since the molecular formula changes, the better definition can be, the better definition for polymerization isomerism can be that empirical formula is same. Empirical formula is same. Empirical formula इसका same होगा। जैसे कि मैं Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2 कर दूं और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इसका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का जो एग्जांपल लिया हो जाएगा वो हो जाएगा Pt
NH3 होल 4 PT Cl4 या फिर PT NH3 फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा तुमको, मतलब एक और PT जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा उसको। यही एग्जांपल लेने दो। सो दिस इज अबाउट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब एक और यदि एग्जांपल आप बढ़ाना चाहते हो तो उस केस में आप एक और PT बढ़ाओ, फिर मतलब 3 PT फिर आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो, मतलब एक और एग्जांपल आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे था PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, तो अंत में आपके पास हो जाएगा PT NH3, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको थ्राइस कर दिया मैंने, और इसको इधर लिया और इसको क्या किया, होल ट्वाइस कर दिया। इसका मतलब 2 PT हो गए और 6 अमोनिया हो गए। और यहाँ पे लिया PT Cl6 कर दिया, तो काम चल जाएगा। अब देखो इसी का ये मल्टीपल एक तरीके से, मतलब यहाँ पे 1 PT था, यहाँ पे 3 PT है टोटल, यहाँ पे 2 अमोनिया थे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे 6। So this is how you can see the polymerization isomerism. In the next lecture we will continue with the geometrical isomerism and optical isomerism.